शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। आदिकाल से, भक्ति काल से, रीतिकाल और आधुनिक काल से परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए बड़े ध्यानपूर्वक समझते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। यदि प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो है सबसे पहले विवरण जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ध्यान रखना है जॉर्ज एब्राहम गियर्सन या कहें जॉर्ज गियर्सन के द्वारा भारत में सबसे पहली बार हिंदी साहित्य के काल विभाजन का विवरण जो है प्रस्तुत किया गया था। जॉर्ज गियर्सन के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन का विवरण प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन सर्वप्रथम किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए देखिए हिंदी साहित्य का विस्तार बहुत अधिक है, मगर परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, केवल उन्हीं फैक्टों को आज समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं काल विभाजन में और सबसे पहले देखते हैं आदिकाल क्या है। देखिए आदिकाल का जो वर्ष है 1000 ईस्वी से और 1350 ईस्वी तक का जो काल है वो आदिकाल के अंतर्गत लिया गया है। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा गया है, जिसकी भाषा शैली को डिंगल पिंगल भाषा शैली कहा गया है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। आप जो है केवल उन प्रश्नों को समझिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीरगाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का काल रहा है। और डिंगल पिंगल भाषा शैली किस काल की है, तो आपने ध्यान रखना है आदिकाल की है। आल्हा छंद का जो है प्रयोग जो वर्षा ऋतु में होता था वो आदिकाल में किया गया। और इसी काल को 3 भागों में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य में विभाजित किया गया है। देखिए आदिकाल को बहुत विस्तार पूर्वक हम पढ़ने वाले हैं। ये तो केवल जो है एक छोटा सा रूप है। इसी वीडियो में आदिकाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद जो भक्ति काल को सभी जानते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है, जिसका काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। दक्षिण में अलवार संत और न्यानार संतों के द्वारा भक्ति काल की शुरुआत की गई थी। अलवार में संत हैं जो विष्णु के जो है पुजारी थे या विष्णु के उपासक थे, और न्यानार शिव को मानने वाले थे। जी हाँ, शिव संतों को न्यानार कहा गया है, जबकि विष्णु के पुजारी, विष्णु के उपासक को आप ध्यान रख सकते हैं अलवार संत के नाम से जानते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में वरकारी संप्रदाय भक्ति काल को भी जो है बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। भक्ति काल का पूरा विवरण हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो वारकारी संप्रदाय महाराष्ट्र में भक्ति काल की शुरुआत हुई थी। ऐसे ही असम में शरण संप्रदाय से भक्ति काल की शुरुआत हुई थी। तो भक्ति काल को भी समझेंगे। थोड़ा सा जो है एक बार ओवरव्यू देख लिया जाए, आखिर जो है प्रश्न परीक्षा में कैसे बन सकते हैं। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का काल है। रीतिकाल का उत्तर मध्य काल के अंतर्गत रीतिकाल को माना जाता है। और इसी काल को देखिए बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि श्रृंगार काल और अलंकृत काल किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार काल और जो है आपका अलंकृत काल वो रीति काल को कहा गया है। 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का काल ही रीति काल का है। और इसकी 2 प्रवृत्तियां हैं, रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। आखिर प्रवृत्तियां क्या होती हैं उसको भी हम समझने वाले हैं। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल माना गया है। इसी को ही हिंदी का गद्य काल भी कहा गया है। तो हिंदी का गद्य काल आधुनिक काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का अलंकृत काल, देखिए ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य का अलंकृत काल या श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है रीति काल को कहा जाता है। जबकि हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल, देखिए वीर रस से भरा हुआ जो काल होगा, जिसमें युद्ध का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया गया होगा,
राजाओं की जो है कहानियों को बहुत जो है अच्छे ढंग से जो है प्रस्तुत किया गया होगा। तो वीरों का जहाँ उत्साह मिलेगा, वीर रस की जहाँ प्रधानता होगी, उसी काल को जो है आपने ध्यान रखना है वीर गाथा काल या आदि काल की संज्ञा दी गई। और जिसमें भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया, डिंगल पिंगल भाषा शैली किस काल की है? तो वीर गाथा काल की है, जिसे आदि काल के नाम से जाना गया। इसी काल में आल्हा छंद का विवरण मिलेगा जो वर्षा ऋतु में गाया गया है। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बहुत जो है अच्छी तरीके से समझेंगे आखिर आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल से और जो है क्या प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद देखिए समझेंगे, नाथ साहित्य को भी समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदिकाल, जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक था। यदि प्रश्न आए कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब कैसे ध्यान रखें सारे पॉइंटों को, प्रश्न तो एक एक परीक्षा में पूछे गए हैं। बीज वपन काल किसे कहा गया, सिद्ध सामंत काल जो है आदिकाल को किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा, और आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन थे। तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए वीर गाथा महान है श्री रामचंद्र भगवान की। तो श्री रामचंद्र भगवान, देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम पढ़ने वाले हैं। श्री रामचंद्र भगवान की वीर गाथा महान है, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। क्या कहा गया? वीर गाथा काल कहा गया। उसके बाद सिद्ध सामंत काल, आदि काल को, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो आपने ध्यान रखना है कि राहुल के द्वारा सिद्ध किया गया था। तो राहुल शांकरत्यायन के द्वारा इस काल को कुछ सिद्ध किया गया और नाम रख दिया गया। अपने ट्रिक अपने माइंड में बनानी है कि सिद्ध सामंत काल राहुल शांकरत्यायन के द्वारा कहा गया। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया। और आपने ध्यान रखना है चारण और संधि काल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। राम कुमार वर्मा के द्वारा इसी काल को चारण और संधि काल कहा गया। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसी काल को बीज वपन काल की संज्ञा दी गई। और आदि काल को आदि काल किसने कहा, ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि आदि काल को आदि काल किसने कहा। देखिए आदि काल 1000 ईस्वी से शुरू हो रहा है, तो 1000 को आप हजारी भी बोल सकते हैं। 1000 को क्या बोल सकते हैं? हजारी। आदिकाल 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, 1000 से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी। तो कोई भी प्रश्न जो है परीक्षा में मिस नहीं करना है, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से हिंदी साहित्य आप पढ़ोगे उतना ही अच्छे जो है परीक्षा में प्रश्न सोल्व होंगे। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, क्योंकि 1000 से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है, अपने माइंड में अपनी ट्रिक बना लेनी है। ऐसे ही वीर गाथा काल, वीर गाथा महान थी श्री रामचंद्र की, तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, ये तो बिल्कुल परीक्षा में आप नहीं भूलोगे। सिद्ध करना था राहुल के द्वारा, तो राहुल शांकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। चारण और संधि काल राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया। आइए समझते हैं और क्या प्रश्न पूछ जाते हैं। आदिकाल साहित्य को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ से कोई सा भी रूप परीक्षा में पूछ लेता है कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य और राहिसो साहित्य। देखिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है आदि काल के अंतर्गत आते हैं। 3 प्रमुख साहित्य हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य का जनक सरहपा को कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम सिद्ध या सिद्ध साहित्य का जनक सरहपा को कहा गया है। इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। नाथ साहित्य, जी हाँ, नाथ साहित्य का संबंध गोरखनाथ से है। गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य का जनक माना गया है। अभी एक टीचर भर्ती में इस प्रश्न पर विवाद भी हुआ था कि नाथ साहित्य का जनक कौन है, तो गोरखनाथ को माना गया है।
और मच्छंदर नाथ का संबंध भी नाथ साहित्य से है। रासो साहित्य का संबंध पृथ्वीराज रासो से है और परमाल रासो से है। तो यहाँ से साधारण प्रश्न बनता है परीक्षा में कि रासो साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य किस काल के 3 रूप हैं। तो आपने ध्यान रखना है आदि काल के 3 रूप हैं। पढ़ते ही जो है आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका जो है पूरा होने वाला है। केवल समझते रहिए, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि आदि काल के भी साहित्य के भी 3 रूप हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। आदि काल के जो प्रमुख कवि हैं तो अमीर खुसरो को, जी हाँ अमीर खुसरो, जिसे अबुल हसन के नाम से जाना जाता था, अबुल हसन के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। अमीर खुसरो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। यदि आदिकाल के प्रमुख कवि हम पढ़ें तो अमीर खुसरो हैं, चंदबरदाई हैं, ऐसे ही जगनिक है, विद्यापति हैं और अब्दुल रहमान हैं। ये आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही खुसरो को अमीर की उपाधि दी गई थी। खुसरो को अमीर की उपाधि दी गई थी और सभी जानते हैं मुकरियों के जनक, कव्वालियों के जनक, सितार और तबले के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। 8 शासकों का काल देखने वाले, अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे लंबे समय तक रहने वाले निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद की उपाधि भी दी गई है। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खुसरो को अमीर की उपाधि दी गई, जिसे अबुल हसन भी कहा गया। और आदिकाल के प्रमुख कवि है जिनकी प्रमुख रचना है खालिक बारी और आशिका। खालिक बारी और आशिका जो है प्रमुख रचना है अमीर खुसरो की। उसके बाद चंदबरदाई भी आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। उनकी जो है प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। जी हाँ, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन रहे आपके चंदबरदाई और उन्हीं के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो। अब प्रश्न देखो क्या परीक्षा में बनता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की प्रमुख रचना है। प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किस काल की प्रमुख रचना है, आदिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल या आधुनिक काल। तो आपने ध्यान रखना है कि आदिकाल की प्रमुख रचना है खालिक बारी भी, आशिका भी अमीर खुसरो की हैं और पृथ्वीराज रासो है चंदबरदाई की। उसके बाद जगनिक की प्रमुख रचना है परमाल रासो। ये भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, किस काल की रचना है। तो रासो साहित्य आप ध्यान रखना है, जब रासो साहित्य हमने पढ़ा है आदिकाल में तो परमाल रासो भी, जी हाँ परमाल रासो भी और पृथ्वीराज रासो भी। देखिए रासो साहित्य आपने कहाँ पढ़ा है, तो रासो साहित्य पढ़ा है हमने कहाँ पर, आदिकाल में। तो रासो से चाहे परमाल रासो पूछा जाए चाहे पृथ्वीराज रासो पूछा जाए, आपने ध्यान रखना है ये तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। जी हाँ आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं, मगर परमाल रासो किसने लिखा ये आपने ध्यान रखना है जगनिक के द्वारा। देखिए सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जगनिक के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख रचना नाम है परमाल रासो। उसके बाद मिथिला, जी हाँ विद्यापति के द्वारा पदावली लिखी गई, कीर्ति लता लिखी गई। देखिए कई बार जो है परीक्षा में किस शासकों के काल में कौन जो है कवि रहे उसका संबंध पूछ लेता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के काल में अमीर खुसरो, और आपने ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में चंदबरदाई, और मिथिला के राजा कीर्ति सिंह, मिथिला मतलब बिहार के राजा, मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि रहे हैं विद्यापति। कौन रहे हैं, विद्यापति। तो विद्यापति के द्वारा पदावली और कीर्ति लता, जी हाँ कीर्ति लता ये रचना की गई। पदावली जब रचना की थी विद्यापति के द्वारा तभी इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा भी दी गई थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किस रचना पर विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई, किस रचना पर विद्यापति को मैथिल कोकिल की, जी हाँ मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई। तो प्रमुख रचना है पदावली। तो पदावली बहुत महत्वपूर्ण रचना है और जिसके जनक है विद्यापति, जो दरबार में रहते थे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में।
उसके बाद अब्दुल रहमान की जो है प्रसिद्ध रचना है संदेश राशक, वो भी आदिकाल की प्रमुख रचना है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न चारण काल किसे कहा, बीज वापन काल किसे कहा गया, और आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन थे, सिद्ध सामंत काल किसे कहा गया। तीनों साहित्य आपने ध्यान रखने हैं, इनका भी संबंध जो है आदि काल से है। उसके बाद का जो काल है उसे भक्ति काल कहा गया है। देखिए भक्ति काल से प्रश्न, इतने प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भक्ति काल। तो भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहा। भक्ति काल की कई शाखाएं हैं, उन शाखा से पहले भक्ति काल की प्रमुख विशेषता को जान ले। जी हाँ, भक्ति काल से देखिए प्रश्न क्या आता है। देखिए दक्षिण से उत्तर भारत की ओर भक्ति काल की शुरुआत हुई। दक्षिण में सबसे पहले अलवार संतों द्वारा और नयनार संतों के द्वारा भक्ति काल की शुरुआत हुई थी। तो अलवार वे संत थे जो विष्णु के पुजारी थे, नयनार वे संत थे जो शैव भक्त थे, शिव के भगत थे। तो यहां से भी प्रश्न आता है कि अलवार कौन से संत थे या नयनार कौन से संत थे, ये भी आपने समझना है। उसके बाद आदि शंकराचार्य, जी हाँ आदि शंकराचार्य, इनके जन्म को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में हुआ था और अद्वैतवाद के जनक कहलाते हैं। अद्वैतवाद के जनक आदि शंकराचार्य कहलाते हैं। ऐसे ही रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ और रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के जनक कहलाते हैं। तो एक तो ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। अद्वैतवाद के जनक का जन्म कहाँ हुआ, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में। जन्म को लेकर भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि केरल में राज्य में किस महान जो है संत का जन्म हुआ जिसका संबंध दक्षिण जो है भक्ति शाखा से है, तो वे हैं आपके आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में माना जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में जिस जो है भक्ति संप्रदाय की शुरुआत हुई उसे वरकरी संप्रदाय कहा गया। डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा कि वरकरी संप्रदाय का जनक किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में इस संप्रदाय की स्थापना ज्ञानेश्वर के द्वारा की गई। उसके बाद एक नाथ ने जो है इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। उसके बाद नामदेव के द्वारा, और शिवाजी के समकालीन तुकाराम, शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे, तुकाराम थे, उनका भी संबंध है वरकरी संप्रदाय से। तो सारे प्रश्न अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स आपके बने होंगे उतने ही कामयाबी के चांस आपके रहेंगे। तो वरकरी संप्रदाय का संबंध यदि राज्य पूछा जाए तो आपका राज्य है महाराष्ट्र है। तो ये सारे पॉइंट जो आपसे बताए गए हैं उनको सारों को याद रखिए। उसके बाद बंगाल में जो है कृष्ण भक्ति शाखा का संबंध है चैतन्य प्रभु। चैतन्य प्रभु ने कृष्ण भक्ति शाखा कहाँ शुरू की थी, तो पश्चिम बंगाल में शुरू की थी। ऐसे ही पूर्व में यदि चले, पूर्व के राज्य असम से भी बहुत अच्छा प्रश्न आता है और सबसे शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गुरु हैं, संत हैं शंकर देव। शंकर देव का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने शरण संप्रदाय स्थापित किया था। ये सबसे अच्छा प्रश्न है। असम में शंकर देव का जन्म हुआ था, जिन्होंने एक नई भक्ति शाखा की शुरुआत की थी, एक संप्रदाय की शुरुआत की थी जिसे शरण संप्रदाय कहा गया। उसके बाद राजस्थान में संत पीपा के द्वारा जो है भक्ति काल की शुरुआत की गई। ऐसे ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति के संदेश को पहुंचाने वाले थे और उनका नाम था रामानंद। जी हाँ, रामानंद के शिष्य ही कबीरदास रहे। तो रामानंद का जन्म जो है परीक्षा में पूछा जाता है, प्रयागराज में हुआ था 1299 ईस्वी। यही जो है दक्षिण से उत्तर भारत की ओर भक्ति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। अब और जो है संप्रदाय की बात करें, उत्तर भारत में और कौन कौन से महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुद्ध द्वैतवाद एक संप्रदाय है जिसके जनक वल्लभाचार्य जी हैं, जिसे अग्नि का अवतार माना जाता है। देखिए यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अग्नि का अवतार किसे माना जाता है, वल्लभाचार्य को माना जाता है, जो शुद्ध द्वैतवाद के जनक कहलाते हैं। इनके शिष्य विठलनाथ के द्वारा 1565 ईस्वी में अष्टछाप कवियों के एक समूह की स्थापना की गई, जिसमें जो है प्रमुख थे सूरदास।
ठीक है, तो वल्लभाचार्य शुद्धद्वैतवाद के जनक माने गए। उनके शिष्य विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप कवि की शुरुआत की गई। ऐसे ही परीक्षा में सनकादि संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय पूछा जाता है। देखिए, जितने भी संप्रदाय हैं इस भक्ति काल में, चाहे शुद्ध द्वैतवाद है, चाहे विशिष्ट द्वैतवाद है, सभी को जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो है द्वैतवाद, ये संप्रदाय, वरकरी संप्रदाय किसी एक किताब में आपको नहीं मिलने वाले हैं। सभी संतों को जो है नक्शे से आप समझने का प्रयास कीजिए, कहाँ से प्रश्न, कैसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो निम्बार्क और सनकादि संप्रदाय जो है, इसके जो है जो ये जनक हैं, तो द्वैतवाद का संबंध देखिए सिंपल पूछा जाएगा कि वह कौन सा संप्रदाय है जिसका संबंध द्वैतवाद से है, तो वो निम्बार्क है या सनकादि संप्रदाय है। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है सखी संप्रदाय के जनक। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के जनक कौन थे, तो ध्यान रखिए सखी संप्रदाय के जनक हरिदास रहे, जिनको रैदास भी कहा गया। तो हरिदास सखी संप्रदाय के जनक रहे। तो पहले जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। चैतन्य प्रभु को लेकर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए जो है भक्ति काल को समझते हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। निर्गुण जो है भगवान के निराकार स्वरूप को मानती है, निराकार स्वरूप को मानती है, और सगुण शाखा भगवान के साकार रूप को मानती है। जी हाँ, निराकार स्वरूप कैसा स्वरूप है? देखिए निर्गुण शाखा की भी दो शाखा हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी वो शाखा है जिसने सामाजिक रूप से जाति प्रथा का विरोध किया था। ये जो है संत काव्य धारा भी कहलाती है, जबकि प्रेमाश्रयी धारा सूफी काव्य धारा कहलाती है। भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, निर्गुण शाखा, सगुण शाखा। जिसने भगवान के निराकार स्वरूप को माना वे निर्गुण शाखा से संबंध रखते हैं। निर्गुण शाखा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञानाश्रयी शाखा में और प्रेमाश्रयी शाखा में। जिसने समाज की जो है बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जैसे जाति प्रथा का विरोध किया। जी हाँ, जिसने जाति प्रथा का विरोध किया, ज्ञान के जो है स्वरूप को, जी हाँ, ज्ञान के स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ समझा, तो वही ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाई। इसे संत काव्य धारा भी कहा गया है। और इसके जो प्रमुख जनक हैं इस धारा के, वे हैं आपके कबीरदास। जी हाँ, कबीरदास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कबीरदास का संबंध किस शाखा से है? तो कबीरदास का संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा है। देखिए कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था और कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। और मगहर में ऐसी प्रथा का प्रचलन था कि जो भी मगहर में मरेगा, जिसकी मगहर में मृत्यु होगी, वो नरक में जाएगा। और मगहर में जो है उस प्रथा का विरोध किया कबीरदास ने। मगहर में ही मृत्यु हुई। कबीरदास ने कहा था कि देखे कैसे जो है नरक में जाएंगे। तो ऐसे जो है महान जो है कवि, ऐसे महान संत जो है आपने जो है समझने के लिए मिले हैं। तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा से हैं, जिसने जाति प्रथा का विरोध किया था। और यहाँ से कितने अच्छे प्रश्न आते हैं। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहने वाले कौन थे? तो वे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे ही कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कबीरदास की भाषा को, प्रश्नों की महत्ता है, प्रश्नों को समझिए। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने कहा। और कबीरदास को वाणी के डिक्टेटर की उपाधि किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई। तो ये तीनों प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। और कबीर को वाणी के डिक्टेटर की उपाधि है, और वो उपाधि किसके द्वारा दी गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो ही हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, वे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल की भी संज्ञा दी थी। नानक और मलुकदास, जी हाँ, नानक और मलुकदास भी ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते थे। प्रेमाश्रयी शाखा, जी हाँ, जिन्होंने प्रेम भाव पर ध्यान दिया। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा गया है, जिसमें जो है जायसी और मुल्ला दाऊद का वर्णन मिलता है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा आपके चित्तौड़ के राजा रतन सेन
और सिंघल द्वीप की रानी पद्मिनी की प्रेम कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। जिन्होंने प्रेम भाव को समझा, प्रेम भाव को जो है विवरण प्रस्तुत किया। प्रेमाश्रयी शाखा से संबंध उसी का है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत को लिखा। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत को लिखा। चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की रानी पद्मिनी का जो है प्रेम भाव प्रकट किया। ऐसे ही आखिरी कलाम और अखरावट भी जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न ऐसे पूछ जाते हैं कि जैसे पृथ्वीराज रासो किस काल की प्रमुख रचना थी, ऐसे ही पूछा जाएगा कि पद्मावत, आखिरी कलाम या अखरावट, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं जायसी की। तीनों आपने ध्यान रखनी है। आखिरी कलाम भी परीक्षा में पूछी जाती है, अखरावट तो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अखरावट देखिए अलग से प्रश्न आएगा कि अखरावट का संबंध पद्मावत का संबंध किस जो है शाखा से है, ज्ञानाश्रयी से है, प्रेमाश्रयी से है या रामाश्रयी से है या कृष्णाश्रयी से है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अखरावट और पद्मावत जो है प्रेमाश्रयी शाखा से हैं। ऐसे ही मुल्ला दाऊद की चंदायन इसका प्रमुख उदाहरण है, निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रयी शाखा का। अब जो सगुण शाखा है जिसने भगवान के साकार रूप की पूजा की है, तो सगुण शाखा के भी 2 रूप हैं, एक रामाश्रयी शाखा, एक कृष्णाश्रयी शाखा। जो राम भक्त थे वे जो है रामाश्रयी शाखा से उनका संबंध है, जैसे स्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और बैसबाड़ी अवधि में लिखी गई। बैसबाड़ी अवधि में रामचरितमानस लिखी। तो रामचरितमानस जो है भक्ति काल की, सगुण काल की जो है रामाश्रयी शाखा से संबंध रखती है। ऐसे ही कृष्णाश्रयी शाखा जिसने कृष्ण के स्वरूप को पहचाना, भगवान कृष्ण के स्वरूप को पहचाना, जैसे सूरदास। जी हाँ, सूरदास जिसे अष्टछाप का कवि भी कहा गया, सूरदास को अष्टछाप का कवि भी कहा गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे साहित्य लहरी। तो ऐसे ही रैदास, हरिदास, उसने भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा को जो है विस्तार पूर्वक बढ़ाया। सखी संप्रदाय इन्हीं से संबंधित है। मीराबाई और चैतन्य प्रभु, बंगाल में कृष्ण भक्ति शाखा। जी हाँ, यदि प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में कृष्ण भक्ति शाखा का विस्तार किसने किया था, तो आपने ध्यान रखना है चैतन्य प्रभु के द्वारा किया गया। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं आएंगे, सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। ये जाति प्रथा का विरोध बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किस शाखा के कवियों के द्वारा किया गया, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों के द्वारा किया गया। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो है अगले काल को हम समझते हैं। अगला काल है रीतिकाल। रीतिबद्ध कवि जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का काल जो है वो रीतिकाल के नाम से जाना गया है। और रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, आइए उनको समझते हैं। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा देखिए ये उपाधियां परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया, तो केशवदास को कहा गया। केशवदास, बिहारी भूषण और भिखारी दास ये प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के। केशवदास के द्वारा कवि प्रिया, रसिक प्रिया की रचना की गई। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई और भूषण के द्वारा रसराज की रचना की गई। और भिखारी दास और चिंतामणि भी, देखिए दोनों आपने ध्यान रखने हैं, भिखारी दास और चिंतामणि भी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। यहाँ से सबसे अच्छा प्रश्न जो है बिहारी जी को लेकर आता है कि बिहारी जी, केशवदास जी ये किस काल के प्रमुख कवि कहलाए गए, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि। जी हाँ, रीतिकाल के प्रमुख कवि जिसे श्रृंगार काल, अलंकृत काल भी कहा जाता है। और रीतिकाल के सारे कवि आप ध्यान रखिए किस कवि के पास कठिन काव्य का प्रेत की उपाधि थी। ऐसे जैसे हमने पढ़ा है अभी कि वाणी के डिक्टेटर की उपाधि किसके पास थी, कबीर दास के पास थी। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इनकी भाषा को देखिए, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो रीतिकाल के जो है कवियों का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए।
सारे कवि आपने ध्यान रखने हैं, केशवदास, बिहारी भूषण दास, भिखारी दास, चिंतामणि, ये किस काल के प्रमुख कवि हैं? रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। पढ़ते पढ़ते बहुत प्रश्न आपके ध्यान होंगे। आधुनिक काल को विस्तार पूर्वक समझिए। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से जो है अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल कहा गया। आधुनिक काल में जो सबसे पहला काल है वो भारतेंदु युग का काल है, जिसका काल 1850 से 1900 ईस्वी तक का है। इसमें जो है इस काल की जो शुरुआत की थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई, जिसे नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। इन्हीं के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पत्रिका कवि वचन सुधा का संपादन किया गया। देखिए प्रश्न क्या पूछा जाएगा परीक्षा में कि भारतेंदु मंडल, जी हाँ भारतेंदु मंडल भारतेंदु युग के अंतर्गत गठित हुआ था। भारतेंदु मंडल के कवि पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो भारतेंदु मंडल के कवि, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो होंगे ही, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु मंडल के कवि ध्यान रखिए, प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन की उपाधि मिली थी, बाल कृष्ण भट्ट और लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने परीक्षा गुरु लिखा था। तो लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये प्रमुख कवि थे किस मंडल के? तो आपने ध्यान रखना है भारतेंदु मंडल। भारतेंदु मंडल को बहुत अच्छी तरीके से लिख कर प्रैक्टिस करें। बाल कृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो आपने ट्रिक भी बना लेनी है कि एक निवास में एक घर में भारतेंदु मंडल था। एक निवास मतलब घर में भारतेंदु मंडल था। तो उस निवास में कौन कौन थे? सबसे ज्यादा प्रताप दिखाने वाला भी था, ठीक है। तेंदुओं को, जी हाँ निवास में तेंदुओं को रोकने वाला भारतेंदु भी था, ठीक है। और एक बाल था, बच्चा था जो कृष्ण की पूजा करता था, बाल कृष्ण भट्ट भी था। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। ये सभी हैं भारतेंदु मंडल युग के कवि। उसके बाद द्विवेदी युग का यदि सन पूछा जाए तो 1900 से 1920 द्विवेदी युग। द्विवेदी युग ने राष्ट्रीय चेतना पर ध्यान दिया। जी हाँ, राष्ट्रीय चेतना आंदोलन में जो है कैसे आंदोलन को तीव्र गति से बढ़ा जाए, राष्ट्रीय चेतना पर ध्यान देने वाला जो काल था उसे द्विवेदी युग कहा गया। इसे जागरण सुधार काल कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस काल को जागरण सुधार काल कहा गया, किस काल ने राष्ट्रीय चेतना पर अधिक ध्यान दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक उजागर किया, उसी काल का नाम है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके काल पर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया, जिनका संबंध सरस्वती पत्रिका से भी था। बहुत अच्छा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका संबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसमें एक द्विवेदी मंडल गठित हुआ। जैसे यहाँ भारतेंदु मंडल गठित हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर द्विवेदी मंडल गठित हुआ। और द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। देखिए नामकरण तो इस काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, मगर जो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए द्विवेदी युग के वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त सबसे जो है प्रसिद्ध जो है कवि रहे। इन्हीं को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ये प्रश्न परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने किसे दी थी, तो मैथिली शरण गुप्त को दी थी। इसको प्रश्न को आप अलग ही कहीं पर लिखिए। साकेत और यशोधरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त और आपके हरिओद। जी हाँ, हरिओद को आपने पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द्विवेदी मंडल से अलग भी कवि थे, जैसे इसमें श्रीधर पाठक। ये द्विवेदी मंडल के नहीं, द्विवेदी मंडल से अलग कवि हैं। तो श्रीधर पाठक भी द्विवेदी युग के ही हैं, मगर इनको द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। जागरण सुधार काल बहुत अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। साकेत और यशोधरा किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपने ध्यान रखना है द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं हैं। जी हाँ, द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं छायावादी युग की। छायावादी युग 1918 से 1936 तक रहा। खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा गया।
जी हाँ, खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा गया आपके इस युग को, छायावादी युग को। तो इसी युग का नाम शुक्ल युग भी है, इसी युग को क्या कहा गया है, शुक्ल युग भी है। अब जयशंकर प्रसाद, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत इस युग के प्रमुख कवि हैं। देखिए, छायावादी युग के प्रमुख कवि, एक पेड़ है, कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे छाया ले रहे हैं। कौन कौन छाया ले रहे हैं, यदि आपने ध्यान रखना है, जयशंकर भगवान भी छाया ले रहे हैं। देखिए, ट्रिक बना लेनी है कि छायावादी युग में क्या है, एक पेड़ है और उसके नीचे छाया ले रहे हैं। तो छाया ले रहे हैं, भगवान भी हैं, मतलब जयशंकर भी हैं और महादेवी वर्मा भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, जिनको विद्रोह के कवि की संज्ञा दी गई। ये देखिए, संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह के कवि की संज्ञा किसे दी गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दी गई। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का कवि कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत जिनको प्रकृति का क्या कहा गया है, कवि कहा गया है, वो भी जो है, उनका भी संबंध जो है किस काल से है, छायावादी युग से है। तो छायावादी युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा गया, इसे शुक्ल युग कहा गया। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा गया। और सबसे अंत में समझते हैं छायावादोत्तर युग, छायावादी युग। देखिए, 1918 से लेकर 1936 तक, 1920 से पहले ही द्विवेदी युग के अंतर्गत ही छायावादी युग का जो है जन्म हो चुका था। और 1936 के बाद जो छायावादी युग के बाद चलते हैं, उसके बाद प्रकृतिवाद की शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि छायावादी युग के बाद 1936 के बाद जो युग शुरू होगा उसे प्रगतिवाद युग भी कहा गया है। इसमें एक संघ बनेगा, प्रगतिवाद लेखक संघ, लखनऊ में बनेगा, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखना है लखनऊ में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद के द्वारा की गई थी। यदि सन पूछा जाए तो सन है आपका 1936। उसके बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस जो है युग की विचारधारा रही, तो प्रगतिवाद युग की क्या रही विचारधारा। नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, इन जो है कवियों का संबंध। देखिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा का संबंध प्रगतिवाद के कवियों से है। प्रगतिवाद की शुरुआत आपने ध्यान रखनी है 1936 ईस्वी। उसके बाद प्रयोगवाद की शुरुआत हुई 1943 ईस्वी से, और प्रयोगवाद के जनक अज्ञे को माना गया है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में कि प्रयोगवाद के जनक बताइए, तो प्रयोगवाद के जनक अज्ञे को माना गया है। इसकी शुरुआत 1943 से हुई और नंद दुलारे वाजपेयी भी इस काल के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद नई कविता की शुरुआत हुई आज़ादी के बाद, देश आज़ादी के बाद नई कविता, एक नए युग की शुरुआत हुई 1951 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसी नई कविता में धर्मवीर भारती, जी हाँ, धर्मवीर भारती प्रमुख कवि हैं। इस छायावादोत्तर युग के बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा बहुत रचनाएं लिखी गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे जो है जितने भी आधुनिक काल या जितने भी काल है, जितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे, सभी को हमने समझा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और भी जो है और अच्छे जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ना किसी ग्रुप में शेयर कीजिए जहां पर आपके कोई भी भाई बहन परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हिंदी साहित्य के एक नए वीडियो में। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।